Good morning, students. We are going to today start with the state of infrastructure. This is the second video in continuation. The previous one we had ended with the state of foreign trade at the time of independence. Now, the state of infrastructure, the first thing we need to know what is infrastructure. Infrastructure means all those facilities that relate to the development of a country directly or indirectly. बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर एट्सेट्रा. इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे थे उस वक्त एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे. नाउ ट्रांसपोर्ट में चार चीज़ें आती हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. पहले बात करते हैं रोडवेज की. रोड्स कैसी थी? शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स. रोड्स जो थी वो पक्की रोड्स नहीं थी. ऑल वेदर रोड्स हम कहते हैं जो कि पक्की रोड्स होती हैं, पक्की सड़कें. 4 लाख किलोमीटर्स ऑफ रोड्स थी जिसमें नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज भी थे. ये रोड्स भी कट गई आफ्टर पार्टीशन. कुछ इसमें से रोड्स कट के कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया. नेक्स्ट वी कम टू रेलवेज. दे स्टार्टेड इन 1850s. 1850 नॉट एग्जैक्टली 1850, 1850s. मतलब पहली जो ट्रेन थी वो चली इन 1853 बिटवीन बॉम्बे एंड थाने. So this one date is to be remembered for the purpose of MCQ. Length of railways जो उस वक्त में थी that was 50,100 kilometers. इसमें से भी कट के 10,700 kilometers पाकिस्तान में चली गई और रिमेनिंग इंडिया में रही. Now रेलवेज में पर्टिकुलरली हमें ध्यान रखना चाहिए कि चाहे वो रोड्स थी चाहे वो रेलवेज थी, मेन रीज़न क्या था डेवलपमेंट का? वर द ब्रिटिशर्स रियली इंटरेस्टेड कि हमारे पास अच्छी रोड्स और रेलवेज हों? नहीं. The real purpose was to crush rebellions. बहुत बार उन्हीं दिनों में जब ये रेलवेज और रोड्स बन रही थी, ऐसा होता था there were rebellions, विद्रोह होते थे जगह जगह पर. तो एक साथ इतनी सारी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए रेलवेज का इस्तेमाल किया जाता था. टू एक्सपैंड मार्केट्स. इंडिया में कोने कोने में अपने सामान को पहुंचाना और बेचना, ये दूसरा पर्पस था रेलवेज सेटअप करने का. तीसरा, टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटीरियल्स टू नियर बाय पोर्ट्स. जहाँ से भी रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट किया जाए उन्हें पोर्ट्स तक पहुँचाया जाता था, क्योंकि थ्रू शिप वो पहुँचते थे इंग्लैंड. तो उसके लिए रेलवेज की ज़रूरत थी. नाउ इसमें हमें पॉजिटिवली हमारे लिए क्या रहा? नंबर 1, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स. जब रेलवेज थी तो हम भी अपने सामान को कोने कोने में इंडिया के बेच पाते थे. सेकेंड थिंग, मोबिलिटी ऑफ लेबर. कोई भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में या काम करने के लिए जा सकता था. Number 3, cultural and geographical integration. We know that development of railways was very helpful in the rebellion in 1857. हमारा वो रिबेलियन बना ही इसलिए क्योंकि लोग एक दूसरी जगह पर गए, एक से दूसरी जगह पर बातें विचार एक दूसरे से उन्होंने एक्सचेंज किए, which helped us in integrating, in joining, and later on it resulted in the rebellion 1857. Now, particularly second point अब हम डिस्कस करेंगे वाटरवेज. वाटरवेज में दो तरीके के वाटरवेज होते हैं, इनलैंड एंड मेरीन. जब हम रिवर्स और सीज और कैनाल्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रिवर्स की और सीज की बात हम करें तो इनलैंड वाटरवेज कहते हैं उसको. और जब हम सफ़र करते हैं थ्रू वाटर एंड यूजिंग ओशन एंड सीज और शिप्स की मदद से जाते हैं, देन वी कॉल इट मेरीन वाटरवेज. ओके, तो इन दोनों की क्या कंडीशन थी उस वक्त देखते हैं. पोस्ट कैनाल उड़ीसा के पास में एक कैनाल कंस्ट्रक्ट ज़रूर किया था ब्रिटिशर्स ने. बहुत महंगा पड़ा था उन्हें वो कैनाल बनाना, इसीलिए उसमें जो ट्रांसपोर्ट था वो भी लोगों के लिए बहुत महंगा था. सो दे प्रेफर्ड टू गो बाय रेलवेज एंड नॉट यूज द वाटरवेज. दूसरा, मेरीन वाटरवेज में हम देखें तो इंडियन शिप्स वर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी. हमारी शिप्स उतनी बेटर नहीं थी क्वालिटेटिवली जितनी कि ब्रिटिश शिप्स थी. नेक्स्ट वी कम टू एयरवेज. एयरवेज जो था दैट वॉज वेरी कॉस्टली एंड वेरी लेस. आज भी एयरवेज कॉस्टली है, उस वक्त में तो और भी ज़्यादा कॉस्टली था. पहली एयरलाइंस टाटा ने स्टार्ट की थी 1932 में. ओके, नेक्स्ट वी कम टू कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट में बेसिक डिफरेंस ये है कि ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो जब गुड्स और एंड पीपल गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज ट्रांसपोर्ट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, व्हेन आइडियाज ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में आज की डेट में जैसे इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं, ये आज का कम्युनिकेशन का मोड है. पहले पोस्टल और टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम पर डेवलप किया. पहली
जो पोस्टल कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई वो 1837 में, और पहली टेलीग्राफ लाइन डाली गई 1857 में. अगेन दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ MCQs. Now in this part we are going to share about what was the demographic structure. Demographic means related to population. In the demographic structure, the first thing to be mentioned is in 1881 we conducted the first census before independence. And who conducted it? Professor B.K. R.V. Rao. So what is a census? Census means counting of population, जिसको जनगणना कहते हैं हिंदी में. तो every 10 years now the population counting or census is being done. लेकिन पहला हुआ था 1881 में. 1921 another important year known as the year of Great Divide. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पहले 0.2% से बढ़ रहा था, यानी पहले पॉपुलेशन 0.2% से बढ़ रही थी बिफोर 1921. आफ्टर 1921 इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग बाय द रेट ऑफ 1.2%, यानी 1% का इंक्रीज आ गया ग्रोथ रेट में पॉपुलेशन के, और उसके बाद से बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी. तो ये एक बहुत ही रिमार्केबल ईयर है और इसीलिए इसको द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं. हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट. बर्थ रेट हमारा हाई था, आउट ऑफ 1000 पीपल 49 there were new births, and out of 1000 people there were 40 deaths. So as we can see, more children were being born and there were more people who were dying. Both these things were owing to one fact कि उस वक्त में हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, हेल्थ अवेयरनेस नहीं थी. तो जो डेथ्स हम अवॉइड कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड अवेयरनेस, उन्हें हम नहीं कर पाए. और बहुत सारी जो बर्थ रेट में भी ये वाला जो हाई बर्थ रेट वाला पार्ट था, ये भी इसलिए इसको कोरिलेट कर सकते हैं हम, बिकॉज एट दोज टाइम्स जब ये देखा जाता था लेस चिल्ड्रन आर गोइंग टू सर्वाइव. जितने बच्चे पैदा होंगे उनमें से कम ही बच पाते थे. सो पीपल हैड दिस साइकोलॉजी कि ज़्यादा बच्चे हों तो एटलीस्ट कुछ तो सर्वाइव कर जाएंगे, owing to the high birth rate. Now we come to high infant mortality rate. कुछ बर्थ रेट से रिलेटेड जो मैंने पॉइंट आपको बताया था, that was more related to the high infant mortality rate. This was what resulted in high birth rate. Infant mortality rate क्या होता है अपने आप में? Death rate of children below the age of 1 year. 1 साल से कम के बच्चा infant कहलाता है. तो बर्थ से लेके 1 साल के बीच में जो डेथ्स होती हैं, they totally add up to the infant mortality. उस वक्त में जो रेट था दैट वाज 218 पर 1000 बर्थ्स, यानी 1000 बच्चे पैदा हो रहे थे तो उसमें से 218 मर रहे थे. ऑलमोस्ट 1/5 चिल्ड्रन वर डाइंग. ये तीनों पॉइंट्स ऑल टुगेदर दे इंडिकेट टुवर्ड्स द बैकवर्डनेस ऑफ आवर मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज. हाई इलिटरेसी. 84% इलिटरेट्स थे अकॉर्डिंग टू द 1941 सेंसस. ओनली लिटरेट्स वर 16%. किसी भी कंट्री के लिए इट इज़ अ वेरी लो परसेंट ऑफ पीपल हु आर लिटरेट्स, यानी पढ़े लिखे बहुत कम थे. 16% ही थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. लोगों की इनकम्स कम थी. वी वर इन एब्जेक्ट स्टेट ऑफ पॉवर्टी. बहुत सारे लोग पुअर थे टू द एक्सटेंट कि उनकी 80 से 90% इनकम सिर्फ अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने में खर्च हो जाया करती थी. सो दे कुड डेफिनेटली नॉट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. Next we come to occupational structure. Occupation means काम. Occupational structure means distribution of working population among different sectors of the economy. जो हमारी working population है वो इन तीनों sectors में किस तरह से distributed है. प्राइमरी सेक्टर में 72% पॉपुलेशन लगी हुई थी. सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग में 10% और टर्शरी सेक्टर में 18%. एज वी कैन सी सबसे ज़्यादा देयर वाज डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. रीजनल वेरिएशन था इन द ऑक्यूपेशनल शिफ्ट. ऑक्यूपेशनल शिफ्ट का मतलब अगर प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी की तरफ शिफ्ट हो या वाइस वर्सा, उसको हम ऑक्यूपेशनल शिफ्ट कहते हैं. तो इसमें पूरी कंट्री में एक तरीके का शिफ्ट नहीं हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. यानी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला ये वो स्टेट्स थी जहाँ पर लोगों ने प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ मूव किया. लेकिन एट द सेम टाइम राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा में डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इंक्रीज. और ये ज़्यादा तब हुआ जबकि हमारे हैंडीक्राफ्ट्स खत्म हो गए. तो जो लोग हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री में लगे हुए थे वो भी एग्रीकल्चर की तरफ मुड़ गए. एज वी ऑलरेडी नो दैट जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया गॉट पार्टीशन. पाकिस्तान बना
और साथ के साथ इस पार्टीशन का हमारी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस तरह से पड़ा दैट रेफ्यूजीज स्टार्टेड कमिंग इन आवर कंट्री। जब हमारी कंट्री के दो हिस्से हुए, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान, दोनों तरफ से रेफ्यूजीज केम इन इंडिया एंड देयर वाज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी हमारे पास खाने की कमी या शॉर्टेज हो गई उस वक्त में। और रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई हमारी जूट इंडस्ट्रीज़ में, बिकॉज जो एरिया जूट प्रोवाइडिंग एरिया था वो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया, जो बाद में बांग्लादेश में। देयर वाज लॉस ऑफ मार्केट्स, हमारे प्रोडक्ट्स जिस एरिया में पाकिस्तान बना वहाँ पर भी बिकते थे, तो वो कट के जब हमारे से अलग हुआ वो हिस्सा, तो हमारे मार्केट्स भी कम हो गए। नेक्स्ट वी कम टू फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमीज, टोटली डिफरेंट टॉपिक वी आर स्टार्टिंग। उसमें सबसे पहले सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी एक सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी। फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे यहाँ पर ज़मींदारी सिस्टम है था ब्रिटिशर्स से पहले, ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ में फ्यूडलिज्म होता था। तो फ्यूडलिज्म में फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे और यहाँ पर ज़मींदार थे उसी तरीके से। तो हमारी कंट्री में भी एक फ्यूडल इकोनॉमी का ही एक रूप हमें ज़मींदारी सिस्टम में देखने को मिला। सो आवर इकोनॉमी वाज सेमी फ्यूडल, सो इट वाज नीदर कम्प्लीटली फ्यूडल नॉर कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट। या पूरी तरह से फ्यूडल नहीं थी, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स को आर्मी भी रखनी होती थी, ज़मींदार्स को ऐसा नहीं करना होता था। इट वाज नॉट कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट इन द सेंस, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में, ब्रिटेन में भी हुआ, तो सोसाइटी दो क्लासेस में डिवाइड हो गई, कैपिटलिस्ट और वर्कर्स। और क्योंकि इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर भी आ गई, तो कुछ हिस्से जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था इंडिया में, वहाँ पर द सोसाइटी वाज डेवलप्ड डिवाइडेड इनटू कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स। बट बिकॉज ऑल ओवर इंडिया ये सब नहीं हुआ था, दैट इज़ व्हाई वी कैन से इट वाज अ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। स्लाइट चेंज हैड अकर्ड इन केस ऑफ फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म। बैकवर्ड इकोनॉमी थी हमारी, पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, 230 इन 230 in 1947, which is very low. Per capita income किसको कहते हैं? When we divide the national income of our country with the total population, तो उसको हम कहते हैं per capita income. Okay? High birth rate and high death rate, this we have already discussed, and low literacy level. ये तीनों चीज़ें हमें दिखाती हैं कि हमारी इकोनॉमी उस वक्त बैकवर्ड यानी पिछड़ी हुई थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्टैग्नेंट का मतलब रुका हुआ, तो हमारी जो ग्रोथ रेट थी पर कैपिटा इनकम की, यानी हमारी पर कैपिटा इनकम साल दर साल जिस रेट से बढ़ रही थी, दैट वाज ओनली 0.5% पर एनम, विच इज़ वेरी लो। एंड ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, हमारा आउटपुट जिस रेट से बढ़ रहा था वो था लेस देन 2%। इन दोनों चीज़ों से हमें लगता है कि हमारी इकोनॉमी उस वक्त एक तरह से रुकी हुई थी, यानी स्टैग्नेंट थी। डिपेंडेंट इकोनॉमी, वी वर मोर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, यानी हमारी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पर बढ़ गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली हैंडीक्राफ्ट्स के डिक्लाइन होने के बाद। आवर डिपेंडेंसी इंक्रीज्ड ऑन ब्रिटिशर्स एज दे डोमिनेटेड फॉरेन ट्रेड। ब्रिटिशर्स हमारे फॉरेन ट्रेड को डोमिनेट करते थे, करीब 50% ट्रेड वो डोमिनेट करते थे, यानी वो डिसाइड करते थे कि क्या एक्सपोर्ट होगा या क्या इम्पोर्ट होगा। तो वी वर ए डिपेंडेंट इकोनॉमी इन दीज टू रिगार्ड्स। नाउ वी कम टू डिप्लीटेड इकोनॉमी। एक फीचर इंडियन इकोनॉमी का था, वो डिप्लीटेड यानी बर्बाद हो गई थी। किस लिए? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ब्रिटिशर्स ने हमारी मशीन्स को, हमारी मैन पावर को, हमारे रिसोर्सेज को पूरी तरह से झोंक दिया था वॉर में। और फाइनली जब हमने इनहेरिट की वो इकोनॉमी 1947 में, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और 47 में हम इंडिपेंडेंट हुए, तो हमें जो इकोनॉमी मिली वो टोटली बर्बाद यानी डिप्लीटेड इकोनॉमी मिली। डिसइंटीग्रेटेड, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि हमारी इकोनॉमी पार्टीशन हो गई थी। कॉलोनियल इकोनॉमी, ब्रिटिशर्स क्योंकि हमारे ऊपर राज करते थे तो हम उनकी कॉलोनी थे, इसीलिए हमारी इकोनॉमी को कॉलोनियल इकोनॉमी भी कहा जाता है। अब इसी उसमें हम देख सकते हैं कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ हमारा अंडर ब्रिटिश रूल। नंबर 1, एक्सप्लॉयटेशन इन एग्रीकल्चर, जमींदारों ने एग्रीकल्चर में एक्सप्लॉयट किया। इंडस्ट्रीज़ में हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय किया पहले तो ब्रिटिशर्स ने, और फिर फाइनली इंडस्ट्रीज बनने के बाद में कैपिटलिस्ट ने वर्कर्स को एक्सप्लॉयट किया। फिर एक्सप्लॉयटेशन फॉरेन ट्रेड में ब्रिटिशर्स ने हमारे ट्रेड को पूरी तरह से डोमिनेट कर रखा था, 50% ट्रेड हमारा उनके हाथ में था, सो दे वर एक्सप्लॉयटिंग अस बाय एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्टिंग फिनिश्ड गुड्स। पोस्ट कमर्शियलाइजेशन, ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स को एक्सप्लॉयट किया, दैट दे फोर्स देम टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स।
Okay, so that's all in this chapter. See you again.